नमस्कार। 10वीं क्लास के रिवीजन के क्रम में 6 वीडियो डाल चुके हैं अपन। 7वें वीडियो में एक साथ ले लेता हूँ 15-16 चैप्टर और फिर 3 वीडियो और बचेंगे आपके 10वें 12वें और 13वें पार्ट के। तो 15 पार्ट है, उसके अंदर आपको परीक्षा के अंदर 3 प्रश्न मिलेंगे। 4 नंबर का कुल पार्ट है ये। 1+1+2 एक वैसे वाला प्रश्न आएगा, एक एकदम अति लघु उत्तरात्मक शॉर्ट आंसर टाइप या फिर रिक्त स्थान टाइप, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। एकदम 4 नंबर का पार्ट है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सरल सरल बातें हैं। हमारा पर्यावरण बताइए आपको क्या होता है। अब पर्यावरण जब आगे वृद्धि स्तर पे जाता है तो पारितंत्र बन जाता है। इस पारितंत्र के क्या घटक होते हैं उनके बारे में याद रखना है। तो देखो, पारितंत्र में 2 प्रकार के प्रमुख घटक होते हैं। एक होते हैं जैव घटक और दूसरे क्या होते हैं, अजैव घटक। जैव घटक में जीव जंतु आते हैं, पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, मानव है, ये तो सब आते हैं जैव घटक में। और बाकी जो बच गए वो क्या है, अजैव घटक। अजैव घटक के अंदर आपके भौतिक कारक और रासायनिक कारक आते हैं। भौतिक कारकों में आपको याद रखना है कौन से आते हैं, ताप है, वर्षा है, वायु, मृदा, खनिज, याद रखना आप। ये पारितंत्र हैं, 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम पारितंत्र, एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र। यहाँ से बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं, इसके उदाहरण वन, तालाब, झील, ये सब क्या हैं, प्रकृति के द्वारा बने हुए पारितंत्र हैं। और अपन जो बनाते हैं वो कृत्रिम पारितंत्र है। जैसे आपने कोई बगीचा लगाया है, आपने खेत में फसल बोई है, तो खेत है, बगीचा है, ये कृत्रिम पारितंत्र है। इस पारितंत्र के अंदर देखो 3 मुख्य चीजें होती हैं। एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, परिभाषा याद रखना। सरल सरल बातें, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा आपको, बस प्रश्न कैसे आएंगे वो बता रहा हूँ। उपभोक्ता क्या होते हैं, जो किसी न किसी रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ये उपभोक्ता क्या हो सकते हैं, जो सीधे उत्पादक पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी। जो शाकाहारी को खाते हैं वो मांसाहारी, और जो शाकाहारी सर्वाहारी दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी। और जो किसी न किसी रूप में पादप के अंदर या बाहर रहकर जीवन यापन करते हैं वो परजीवी। ये वाली बात हो गई। अब ये बात उपभोक्ता की होगी। और उसके बाद में अपघटक होते हैं, जो पादप कोई खत्म हो जाता है या पादप के जो सड़े गले पदार्थ हैं उन अपवार्जक की तरह काम करते हैं, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर वापस मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। ये अपघटक हो गए। पादप, जंतु, ये जो भी हैं ये आहार श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों का भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में, ये वाला देखो, ये मान लो, जैसे ये आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर की बात बताऊं आपको। जैसे मान लो घास है, घास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया मान लो मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया बाज ने। ये तीर के निशान से हैं सारे। ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला है। इस खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पोषक स्तर है। तो कोई पूछे प्राथमिक पोषक स्तर कौन सा, घास। द्वितीयक पोषक स्तर कौन सा, ग्रास होपर। तृतीयक पोषक स्तर कौन सा, मेंढक। चौथा पोषक स्तर कौन सा, सांप। और 5वां पोषक स्तर कौन सा, बाज। पोषक स्तर को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब उपभोक्ता और उत्पादक कौन से हैं, ये उत्पादक, बाकी सारे उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता कौन सा, ग्रास होपर। शाकाहारी उपभोक्ता कौन सा, ग्रास होपर, शाकाहारी। प्राथमिक मांसाहारी कौन, मेंढक। ये क्या कौन, ये वाला, ये बाज हो गया। ये लास्ट में हो गया। इन सब के मरने पर इनको जो खाते हैं वो क्या हो गई, अपघटक हो गए। ये बातें सब दे रखी हैं यहाँ पर। प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीय क्या होते हैं, चतुर्थ क्या होते हैं, इनको पढ़ना है आपको। ये वाला पोषक स्तर है। उत्पादक होता है, प्रथम पोषक स्तर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर होता है, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषक स्तर होता है, और तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषक स्तर होता है। यहाँ से प्रश्न बढ़िया बनता है। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब जितने सूर्य से ऊर्जा मिलती है
उसमें से पादप क्या करते हैं, 1% ही खाद्य ऊर्जा में काम में लेते हैं। और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितने प्रतिशत ऊर्जा जाती है, ये जाती है 10%। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रत्येक पोषी स्तर पे अगले स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है 10%। इसको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 10% का नियम भी इसको बोलते हैं। जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं कभी भी एक साथ खाद्य श्रृंखला के रूप में नहीं रह सकती। खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ जुड़ा कर क्या बनाती हैं, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखलाएं जब 2 या 2 से अधिक हो जाती हैं तो आपस में मिलकर आहार की श्रृंखला के बजाय आहार जाल का निर्माण करती हैं। आहार जाल क्या होता है, और एक आधा उदाहरण आपको चित्र भी याद रखो तो ठीक है, वरना ये चित्र से कोई नहीं पूछ सकते। यहाँ पर आपको आहार जाल पूछ सकते हैं। आहार श्रृंखला के बारे में आपको एक आधा उदाहरण है वो याद ही रखना है। ये वाला कोई सा याद रख लेना। जैसे मान लो घास है ना, हिरण है और ये शेर है। फिर घास है, ये कोई ग्रास होपर है, मेंढक है, सांप है, बाज है, ये तो मैंने बताया था अभी। ये घास है, उसके बाद में ये कोई क्या है, वो बिच्छू है, उसके बाद मछली है और ये सारस है। ये वाली श्रृंखला कोई सी एक आधी याद रखना लिखी हुई। यहाँ पर देखो, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाया किसने, उत्पादक ने। उत्पादक के बाद प्राथमिक शाकाहारी है, यहाँ पर मांसाहारी है और ये शीर्ष मांसाहारी है। ऐसे करके खाद्य श्रृंखला बन जाती है, जुड़ जाती है। आगे देखो, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्षस्थ मनुष्य होता है, इसलिए हमारे अंदर मात्रा कीटों की जो आपके रासायनिक पदार्थों की संचित होती रहती है, उसको जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, बढ़िया प्रश्न बनता है। किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ रहता है, हमारे शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, इसे बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। तो खेतों में कोई अगर डालता है ना कचरा या कोई रसायन, इसका मतलब उसका अपने पर ही प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत है कैसे अपक्षयित हो रही है, ओजोन का मतलब होता है O3। 3 ऑक्सीजन एटम जब जुड़ जाते हैं तो ओजोन का निर्माण करते हैं। ये कहाँ होती है, वायुमंडल की ऊपरी स्तर है, परत है। क्या काम करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये पराबैंगनी आ गई तो क्या करेंगी, ये त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं। ओजोन का निर्माण कैसे हुआ, O2 अल्ट्रावायलेट आती हैं, ये O2 को क्या करता है, तोड़ता है, और फिर ये O2 क्या करती है, O के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करती है। निर्माण की बात हो गई। अब क्या हुआ, 1980 से इसके अंदर लगातार गिरावट आने लग गई। गिरावट आने के पीछे कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया। तो ओजोन के क्षय का कारण क्या है, गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ पर करते हैं, अपन फ्रीज में उपयोग करते हैं, अग्निशामक यंत्र में उसका उपयोग किया जाता है। तो 1987 से आपके यूएनईपी का पूरा नाम याद रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ये सर्वसम्मति बनी कि इसके उत्पादन को 1986 के स्तर पर तक क्या रखा जाए, सीमित रखा जाए। तो ये आपके ओजोन लेयर से संबंधित है, सारी बातें याद रखना। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है। अब कचरा प्रबंधन, अधिकांशतः जितना कचरा होता है उसको अपन ऐसे डालते हैं, उसके प्रबंधन से क्या कर सकते हैं अपन, रोगों को कम कर सकते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण। आपने केले के छिलके डाले, थोड़े समय बाद में टूट टूट के वो एकदम से छोटे हो जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक वगैरह है, ये क्या होते हैं, कांच वगैरह है, ये खत्म नहीं होते। तो जो पदार्थ अपघटित हो जाता है उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण, और जो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, जैव अनिम्नीकरण। तो प्लास्टिक वगैरह है, ये तभी नहीं डाले जाते कि ये अनिम्नीकरण में आते हैं। तो जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इनकी एक लिस्ट आपको याद रखनी है। प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह अनिम्नीकरण में आती हैं, और जो फलों का, सब्जियों का कचरा है उसको जैव निम्नीकरण बोलते हैं। इसमें नहीं अपघटित होने वाले अनिम्नीकरण और अपघटित होने वाले निम्नीकरण में आते हैं। ये एक सिंपल सा पार्ट है, आपको याद रखना है। रेलगाड़ियों में भी क्या करते हैं आजकल, निर्वर्तनीय कप, ऐसे कप आने लग गए, मिट्टी के जो कुल्हड़ है उनमें बनाए जाने लग गई। तो ये सारी चीज़ें अपने डिस्पोजल वगैरह के ऊपर अपेक्षा इनका उपयोग किया जाए तो क्या होता है, कचरा नहीं बनता। आप आजकल देखो जो चाय पीने वाले गिलास भी है ना, वह जो कागज़ के से आने लग गए, तो अगर ज़मीन में डाले जाएंगे तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, प्लास्टिक वाले कम हो गए। ये सिंपल सा एक पार्ट है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पर अजैविक घटक कौन से हैं, जैव निम्नीकरण कौन से हैं, जैव अनिम्नीकरण कौन से होते हैं। ओजोन का बढ़िया प्रश्न आएगा यहाँ से, ये प्रश्न देखना यहाँ पर,
ये दोनों तीनों प्रश्न देखना। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बाजार जाते समय अपने को क्या करना चाहिए, और ये वाले में कौन से जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, जिन पे केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं उनको अपन खत्म कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर आपके ओजोन से संबंधित सारी बातें पढ़ के जाना भाई। ओजोन बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर कैसे बनती है, कहाँ पाई जाती है, कौन सी लेयर में होती है, ये नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इसका नुकसान कैसे हो रहा है, कौन सी गैस इसको नुकसान पहुंचा रही है, और इस गैस का उपयोग कहाँ पर होता है, इसको देखकर क्या किया जा रहा है, 1987 में किसने क्या किया, उसका पूरा नाम है, वो सब याद करना। और आहार श्रृंखला याद करना, आहार जाल याद कर लेना। सिंपल सा ये पार्ट है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इस पार्ट में इतना ही है। आगे लेते हैं दूसरा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 16वां पार्ट है, ये और भी सरल है। इसके अंदर 1 + 1 + 1, एक एबेसिडे वाले और 2 1-1 नंबर वाले, मात्र 3 नंबर का पार्ट है और 3 ही यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। एक 1 नंबर का प्रश्न आएगा एबेसिडे वाला और 2 1-1 नंबर के अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। वसुदेव कुटुंबकम अर्थवेद से लिया गया, महाउपनिषद के अंदर मिलता है इसका वर्णन। खैर ये तो मैंने बढ़िया बात बता दी आपको, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई थी? 1985 में। क्यों शुरू की गई थी? कि इस जीवाणु का पता लगाना, किसका? कोलीफॉर्म जीवाणु। एक जीवाणु का वर्ग है जो कहाँ पाया जाता है? मानव की आंत में। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? जल में इसकी उपस्थिति होती है, और ये कई प्रकार से जल को संदूषित कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। देखो ये चेक किया गया, इसकी मात्रा कितनी है, ये वाली बात रही थी। गंगा का प्रदूषण है, नमामि गंगे प्रोग्राम चला था कब? जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। इससे संबंधित प्रश्न पक्का आएगा यहाँ पर। अपन जो प्लास्टिक वगैरह है या और भी कोई पर्यावरण को बचाने के लिए जो है आपके इन आर का उपयोग करना है आपको। 1 2 3 4 और 5। 5 आर का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। पहले आर का मतलब होता है रिफ्यूज, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उसको लेने से मना कर दें। आप किसी दुकान पे चीज़ लेने गए, आपको प्लास्टिक की आवश्यकता नहीं है, आप मना कर दें। कम उपयोग, रिड्यूस, कम से कम उपयोग करें चीज़ों का। तीसरा पुनः उपयोग, जरूरत पड़े तो क्या करेंगे? रीयूज करेंगे उसका। एक आता है पुनः प्रयोजन और पुनः चक्रण। ये 5 आर हैं। इन 5 आरों को आप ढंग से देख लेना, इनकी एक एक परिभाषा याद रख लेना। एक बात तो यहाँ से ये बनती है, हमें संसाधनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो संसाधनों का प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि धरती पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अगर अपन ने बचाव नहीं किया तो धीरे धीरे वो क्या कर जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इन खत्म होने से बचाने के लिए अपने क्या करना पड़ता है? इनकी रक्षा करनी पड़ती है। वन्य तथा वन्य जीव प्रश्न बन सकता है यहाँ से। वन जैव विविधता के विविध स्थल हैं। जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन है? आपका आंसर आ जाएगा वन, लिखोगे आप। आगे, वंशानुगत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में एक है। प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करना, क्योंकि इनके नष्ट होने से पारिस्थितिकी का स्थायित्व भी क्या हो जाता है? धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। वन है वन, उनके वास्तव में दावेदार कौन है? जितने भी वन का संरक्षण अपन करते हैं, वनों के दावेदार कौन है? देखा जाए तो कौन? वही वन के अंदर इसके निकट रहने वाले लोग जो अपनी आजीविकाओं के लिए किस पर निर्भर करते हैं? वन पे। सरकार का वन विभाग जिसके पास स्वामित्व है। उद्योगपति जो जैसे मान लो जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, बीड़ी बनाने से अगर कागज़ मील तक, तो बीड़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? तेंदुपत्ती का। प्रश्न पूछ सकते हैं। वन्य जीव तथा प्रकृति प्रेमी जो इसका संरक्षण करते हैं। ये 4 क्या हैं? दावेदार हैं, स्टॉक होल्डर हैं। देखो स्थानीय लोग क्या करते हैं? छोटी लकड़ियाँ भोजन एकत्रित करने, भंडार के लिए होती हैं। खेती के औजार, मछली पकड़ने, शिकारी के औजार मुख्य लकड़ी के बने होते हैं। फल, नट्स, औषधि पशुओं के वन में चराते हैं और चारा वनों से एकत्रित करते हैं। इन सब की आवश्यकता होती है आसपास के लोगों को। इसके लिए क्या करते हैं? वो जंगलों पर निर्भर करते हैं, तो वो उनका संरक्षण नहीं करेंगे। अगर वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो इनके सबके साथ में दिक्कत आएगी। इनके लिए क्या करना पड़ता है? वनों को संरक्षण करना चाहिए। अलग अलग प्रकार की अपने को लकड़ी मिलती है, अलग अलग प्रकार के अपने को फल फ्रूट मिलते हैं, जंगलों से सीधे सीधे मिलते हैं। इन जंगलों की रक्षा करने के लिए प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा पक्का ही, इसमें कोई दो राय नहीं है।
राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लोग वन्य व वन्य प्राणी को संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गए हैं। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई। आपका प्रश्न बनेगा कि अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप याद रखो, जीव संरक्षण। क्या रखोगे याद? जीव संरक्षण। किसकी स्मृति में दिया जाता है? अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था? 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास एक खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने क्या कर दिया था? बलिदान दे दिया था, पेड़ों के चिपक गए थे। विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्रों में अल्पाइन के वन है जो भेड़ों के चारागाह थे। इनमें घुमा फिरा के कहीं भी प्रश्न पूछ सकता है, अगला याद रखना। औद्योगिक आवश्यकताओं में विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क व बांध निर्माण वनों के विनाश व उनका नुकसान में अपना रोल प्ले करती हैं। अपने को ये चीज़ भी नहीं बोलनी चाहिए। संशोधित प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? एक आपके खेजड़ली वाले के साथ साथ में चिपको आंदोलन का भी नाम याद रखना है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव की घटना है। 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था और इसको पूरा पढ़ना, यहाँ से कोई न कोई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का उदाहरण 1972 में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, मिदनापुर के अराबाड़ी में। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ से कोई प्रश्न 1 नंबर का अगला बना सकता है घुमा फिर के। सभी के लिए जल अपने सभी के लिए आवश्यकता है और जल का प्रबंधन करना भी आवश्यक है, क्योंकि जल के अंदर भी धीरे धीरे कूड़ा करकच इकट्ठा होता जा रहा है और जो शुद्ध जल है वो धरती से थोड़ा थोड़ा गायब होता जा रहा है। इसके बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में कुल्ह नाम की ये व्यवस्था की गई है। लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई का स्थानीय प्रणाली, नहर से सिंचाई करते हैं, और एक नई प्रणाली विकसित की गई जिसको क्या कहते हैं? कुल्ल कहा जाता है। तो कुल्ल किसको कहा जाता है? इसको याद रखना आपको। बांध बनाए जाते हैं। बड़े बांधों में क्या करते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल का संग्रहण किया जाता है, सिंचाई के लिए वरन उसके लिए विद्युत उत्पादन के लिए। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के काफ़ी क्षेत्र में हरियाली लाई है। तो राजस्थान के पर्यावरण में जल में बढ़ाने में सहयोग करने वाली जो नहर है कौन सी है? इंदिरा गांधी। जल का समान वितरण नहीं है, इसलिए वहाँ के आसपास के लोगों को मिल जाता है, दूर के लोगों को नहीं मिल पाता, इसलिए इस नदियों से ज़्यादातर दूर की फसलें नहीं हो पाती। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, जिसमें नर्मदा नदी को बचाने के लिए या बड़े बांध के मुख्य 3 समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, कई हैं। जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं? प्रौद्योगिकी द्वारा। भारत के वाटरमैन कौन है? भारत के वाटरमैन के रूप में किसको जाना जाता है? याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। क्या क्या इन्होंने 2015 में इन्होंने स्टॉकहोम पुरस्कार जीता था। बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो किसको मिलता है? जो ग्रह व उसके निवासियों की भलाई के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित संरक्षण में योगदान करने वाले व्यक्ति थे। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये आपको याद रखना है। क्या उन्होंने किया था? ये वाली बात बताई जा रही है। अब जल संग्रहण भारत में एक बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ से प्रश्न बढ़िया बनता है। राजस्थान में खादीन क्या चीज़ है? खादीन बड़े पात्र नाड़ी को बोलते हैं राजस्थान के। महाराष्ट्र के बंदारस व ताल, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बंदिश, बिहार में आहार व पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरमंग, कर्नाटक में कट्टा आदि जल संग्रहण की परंपराएं हैं। इन सभी के नाम याद करना भाई, पर राजस्थान में खादीन जरूर याद रखना। पूछे जो सभी के पूछ सकता है क्योंकि दे रखा है किताब में, पर राजस्थान का फिर भी पूछा जा सकता है। ये सभी क्या है? या पूछा जा सकता है कि किन्हीं जल संग्रहण प्रणाली के नाम लिखिए, तो आपको इनमें से 2-3 के नाम याद रखने हैं। खादीन है, नाड़ी है, आहार है, कोई से भी नाम याद रखना। ये कुछ तरीके दे रखे हैं जिसके द्वारा कैसे जल संग्रहण किया जा सकता है, जल को सुरक्षित कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है जल का संग्रहण होता है बहुत सारा, ये नीचे ढलान में आएगा, तो यहाँ पर क्या कर दिया? खादीन बांध बना दिया, ये तो पानी यहीं रुक जाएगा। और यहाँ पर क्या की जा सकती है? फसल की जा सकती है, इसका उपयोग किया जा सकता है। और खारा क्षेत्र है उसके लिए उथला कूप बना दिया, तो इसके अंदर क्या कर जाएगा? ये प्रवेश कर जाएगा। तो जल जो है वो एक्स्ट्रा बह के नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा? काम आ जाएगा। कोयला पेट्रोलियम है, इसको भी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे चलता रहा तो कोयला अगले 200 वर्षों में और पेट्रोल अगले 40 वर्षों में अपने देश से ख़त्म हो जाएगा, पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा। इससे बचाने के लिए क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न पूछा जा सकता है, एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस
गैस कौन सी, हरित गृह गैस कौन सी है, या ग्रीन हाउस गैस में आपको याद रखना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। याद कर लेना, ये प्रश्न पक्का आ सकता है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। सीधे सीधे प्रश्न आएंगे यहाँ से। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका उपयोग अपन कम करेंगे तो अपन पर्यावरण के अनुकूल काम कर सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन का दृश्यावलोकन कोई खास बात नहीं यहाँ से। जीवाश्म ईंधन कौन से हैं, कोयला व पेट्रोलियम समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद नहीं बच पाएंगे, इनका उपयोग अपने को सोच समझ कर करना है। ये जी लो जी, आपका पूरा पाठ तैयार हो गए, दोनों पाठ हैं। इन दोनों पाठों को क्या करना, सरलतम तरीके से पढ़ना और काम काम की चीज़ें नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, इनके अलावा प्रश्न नहीं बनता।